हाँ जी, नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। और जैसा कि आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग में ऑलरेडी आपकी 11 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी 12 नंबर की यानी 12वीं नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट आपका ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपके 3 क्लासें कम से कम बनेगी। ठीक है, तो चैप्टर रहेगा आपका टैक्सेशन, कॉरपोरेट टैक्सेशन लॉज के बारे में बात करेंगे, यानी जो कंपनियों को टैक्स दिया जाता है वो किस प्रकार से कंपनियों को पे करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बेसिक प्रोविजन क्या है, एक्सेट्रा, तमाम जो भी टॉपिक्स है उनकी डिटेल से बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आपको जेवीएनएल भर्ती परीक्षा 2026 यानी जेआरए जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चलाया जा रहा है, कोर्सेज चलाया जा रहा है, उसका लाभ आप लोगों तक पहुंच सके। हालांकि मैं हर वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूं, हर क्लास में अनाउंसमेंट करता हूं कि ये बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे किसी रुपए का चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, नोट्स फ्री में मिलेंगे, एमसीक्यूज फ्री में मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ फ्री में मिलेगा और लास्ट आपके एग्जाम तक अभी ये बैचेज चलाया जाएगा। तो मैं कोशिश, ऑलरेडी मैं 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। आपका 2-3 दिन में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर इनकम टैक्स को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका कॉस्टिंग और एफएम और आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और कंपनी लॉ को कंप्लीट कर लेंगे। मेरा टारगेट है 31 अगस्त तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। उसके बाद में फिर जो भी कॉमर्स भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग जितने भी 10-15-20 वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, पीजीटी का हो, लेक्चरर का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, अकाउंट्स ऑफिसर का हो, जेवीएनएल का हो, या किसी भी भर्ती परीक्षा का या अन्य स्टेट का, पीसीएस का, जो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम एमसीक्यूज ग्रुप में आयोजित किए गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, यानी ऑथेंटिक आंसर के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप उन एमसीक्यूज को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपका ऐसी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होना लगभग लगभग 99% श्योर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रश्नों का सोल्यूशन नहीं करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट और पेपर का लेवल का आपको पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो पहले आपको डिटेल से सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस आपका कंप्लीट होने के बाद में ही आपको टेस्ट सीरीज देनी है और एमसीक्यूज का सोल्यूशन तभी करना है। अभी अनावश्यक टेस्ट सीरीज देने में और एमसीक्यूज का सोल्यूशन करने में कोई फायदा नहीं है। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसको 2-3 बार दोहराएं और प्रैक्टिस के एग्जाम से 15-20 दिन पहले ही आप अपना टेस्ट सीरीज दें, एमसीक्यूज का सोल्यूशन करें, वो सबसे फायदेमंद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो तो मुझे जो स्क्रीन पट्टी पर आप नंबर देख रहे हैं उन नंबरों पर मुझे आप बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। और जो भी ऑलरेडी क्लास से कंप्लीट हो चुकी है उनके मैं प्ले लिस्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है, ताकि जो भी वीडियो है, नोट्स है, एमसीक्यूज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आपको जरूर ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को, और वामिका अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। 2 काम आपको अवश्य करने होंगे, तभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर फ्रेंड्स निगम कर नियोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान के बारे में बात करेंगे, यानी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पार्ट आपका इनकम टैक्स का है, हालांकि इनकम टैक्स से रिलेटेड भी है, लेकिन ये कॉर्पोरेट जो अकाउंटिंग होता है उससे रिलेटेड है, तो इसको अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से संबंधित मान के हुए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्ले लिस्ट में इसको शामिल करेंगे। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग सेपरेट अलग से पढ़ाएंगे। तो आयकर अधिनियम में अनेक ऐसे प्रावधान है जिनका लाभ लेते हुए व्यक्ति अपने कर दायित्व को कम कर सकता है। कर नियोजन, कर बचाव, दोहरा कर से मुक्ति संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करके एक व्यक्ति अपने कर दायित्व को न्यूनतम कर सकता है। ठीक है, तो अब इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो कर नियोजन क्या होता है, पहले बात क्या करेंगे, यानी कर टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। फिर निगमीय कर नियोजन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर टैक्स चोरी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कर बचाव क्या होता है उसके बारे में बात होगी। विशिष्ट व्यवसायिक में कर विचारण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कराधान क्या होता है और हस्तांतरण कीमत क्या होती है, ये आपके टॉपिक रहेंगे। ठीक है, इनके बारे में ये पूरा चैप्टर रहेगा। तो फर्स्टली फ्रेंड्स बात करते हैं अपने यहाँ पे कर नियोजन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कर नियोजन के बारे में। तो कर नियोजन का अगर सादा वे में मीनिंग देखें तो कर नियोजन का मतलब ये होता है कि जो सरकार होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ पे इनकम टैक्स से कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में बारे में बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो इसमें कर रहे नियोजन के बारे में बात कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग का। अब स्वाभाविक है प्रत्येक कंपनियों को टैक्स देना होता है। अब उसमें कई
छूटें या डिडक्शन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो किस प्रकार से उन छूटों का लाभ लिया जा सकता है, किस प्रकार से प्लानिंग की जाए ताकि कॉरपोरेट कंपनियों को या व्यक्तियों को कम से कम टैक्स का भुगतान करना पड़े, यानी एज ए लीगली रूप से कम टैक्स का भुगतान करना पड़े, वही एक तरीके से कर प्लानिंग कहलाता है। अब इसको देखते हैं आगे। यानी कर नियोजन कर दायित्व को कम करने का एक ऐसा तरीका है जिससे वर्तमान कर कानूनों का उल्लंघन भी न हो, अर्थात कर नियोजन सरकार की नीतियों के अनुरूप जो भी पॉलिसीज बना रखी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके अनुरूप ईमानदारी से कार्य करते हुए तथा कर छूट एवं इंसेंटिव या प्रेरणाओं का लाभ उठाते हुए कर दायित्व को न्यूनतम करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ऐसा करने हेतु करदाता के लिए आवश्यक है कि वह कर कानूनों का गहन अध्ययन करके उसमें उपलब्ध छूटों, जो भी डिडक्शन है, जो भी रिलीफ है, जो भी इंसेंटिव है की जानकारी कर ले, तभी वह कर नियोजन कर सकेगा। जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी छूट दी जाती है, जो भी राहत दी जाती है, रिलीफ दी जाती है, जो प्रेरणाएं दी जाती है रूल्स के अंतर्गत, तो उनका अध्ययन जिस व्यक्ति के पास जो विशेषज्ञ होता है उसी को इस चीजों का पता होता है, तो वो ही आपको इस प्रकार से टैक्स में लाभ दिला सकता है। नेक्स्ट है, आजकल कर नियोजन के लिए पेशेवर लोगों की सहायता भी ली जाती है, जैसे टैक्स कंसल्टेंट हो गए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आपका सीएमए हो गया, सेस हो गया, एक्सेट्रा, जो व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता ली जाती है। अतः सार रूप में बात करें तो कर नियोजन के द्वारा एक व्यक्ति अपनी आय, व्ययों तथा विनियोगों की ऐसी विधि सम्मत व्यवस्था करता है कि उसका रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कर दायित्व का जो कर दायित्व होता है उसको न्यूनतम करने का प्रयास करता है। अब इसमें दो वैज्ञानिक है, डोल्टन है और काकडोर है, उन्होंने ये बातें बता रखी है, तो यहाँ पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लेना, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फिर कर नियोजन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, यानी इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो कर नियोजन में करदाता आयकर अधिनियम में वर्णित विभिन्न प्रकार की जो भी कटौतियां हैं, छूट है, राहत का लाभ प्राप्त करता है। अतः एक तरीके से वैज्ञानिक प्रोसेस होती है, साइंटिफिक प्रोसेस होती है। कर अधिनियम में ऐसे अनेक प्रोविजंस होते हैं जिनमें करदाता वैधानिक भाषा की अनुपालना तो करता है परंतु उनकी भावना के अनुरूप काम नहीं करता है। यदि भावना की अनुपालना न हो तो उसे कर बचाव कहेंगे, न कि कर नियोजन। अगर जो भी उसकी भावना है, अगर भावना के अनुरूप वो कार्य नहीं करेगा, यदि भावना की अनुपालना नहीं होती है तो उसे कर बचाव कहेंगे, न कि कर नियोजन। क्योंकि कर नियोजन में वैधानिक भाषा है, जो टैक्स प्लानिंग किया जाता है, एज पर रूल्स किया जाता है, एज पर रेगुलेशन किया जाता है, जो गवर्नमेंट द्वारा छूट दी जाती है, जो भी रिलीफ दी जाती है, जो भी इंसेंटिव दिया जाता है, तो उनका पालन करते हुए जो कर प्लानिंग किया जाता है वो एक तरीके से टैक्स प्लानिंग कहलाता है। तो वैधानिक भाषा के साथ साथ विधान की भावना का भी पालन इसमें होता है। नेक्स्ट, कर नियोजन एक तकनीकीपूर्ण कार्य होता है जिसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि तकनीकीपूर्ण कार्य एक्सपर्ट व्यक्ति ही इसके बारे में समझ पाएगा, जो एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट व्यक्ति से कार्य कर सकता है, क्योंकि कर प्रावधान काफी जटिल होते हैं और उसमें विभिन्न विकल्प दिए होते हैं। इसमें श्रेष्ठ विकल्प का चयन सलाहकार के अनुभव पूर्ण ज्ञान पर निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आप तो खैर टैक्स रिटर्न फिलअप नहीं करते हैं, लेकिन जो भी आपके फैमिली में जो भी गवर्नमेंट जॉब में है या जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति है वो टैक्स रिटर्न करते हैं, तो किस प्रकार से छूट लेते हैं, किस प्रकार से ITR फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ जो फॉर्म होते हैं वो किस प्रकार से भरते हैं। और इसमें पहले बताया गया है कि कर सलाहकार अथवा कर विशेषज्ञ कर नियोजन का विशेष ज्ञान रखते हैं, जो एक तरह से CA व्यक्ति होता है, कर या टैक्स कंसल्टेंट होता है, और आयकर अधिनियम में तुरंत के वर्षों में क्या परिवर्तन हुए हैं। अतः इस संबंध में करदाता जो भी लेटेस्ट हर साल इनकम टैक्स में चेंजिंग आता है, तो करदाता जो भी कर विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह लेता है कि क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या क्या छूटों में कमियां की गई है या बढ़ोतरी की गई है, या किसी को विलोपित किया गया है, नहीं किया गया, एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं, तो वो कर सलाहकार को पता रहता है इन चीजों का, तो उसके हिसाब से टैक्स प्लानिंग का कार्य करता है। तो उसे सलाह लेनी चाहिए जिससे चुने गए विकल्प से पक्षों की जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है, कर नियोजन के अनेक विकल्पों में से कोई विकल्प ऐसा हो सकता है जिसे तत्काल के वर्ष में कर दायित्व कम हो जाए परंतु बाद के वर्षों में कर दायित्व बढ़ जाता है, कई बार दायित्व कम भी हो जाता है और बाद के वर्षों में बढ़ भी जाता है। इसके विपरीत अन्य विकल्प में दीर्घकाल तक बचत हो सकती है। अतः करदाता को उस विकल्प का चयन करना चाहिए जिसमें दीर्घकाल तक बचत हो, दीर्घकाल तक जो छूट मिले उसका उसे प्राप्त करना चाहिए, उस विकल्प को। नेक्स्ट है, कर नियोजन द्वारा करदाता को प्रत्यक्ष में लाभ मिलता है क्योंकि उसका कर दायित्व कम हो जाता है, परंतु यह एक सकारात्मक विचारधारा है और ऐसी प्रक्रिया है जिससे अपनाने पर न केवल करदाता बल्कि संपूर्ण समाज में राष्ट्र लाभान्वित होते हैं। अब स्वाभाविक है कि कर नियोजन किया जाएगा तो एक तरह से करदाता को प्रत्यक्ष लाभ होगा, वो तो कर दायित्व कम हो जाएगा तो उसे समाज को लाभ होगा, राष्ट्र लाभान्वित होता है। वो क्योंकि करों में कटौती कुछ विशेष शर्तों की अनुपालना करने पर ही प्राप्त होती है, जो विशेष कंडीशन होती है, अगर उनके आप कंप्लायंस करेंगे, अनुपालना करेंगे, तभी आपको छूट दी जाएगी एज पर रूल्स। और इन शर्तों की पूर्ति होने से सामाजिक हित और राष्ट्रीय हित की पूर्ति होता है हो जाती है। ठीक है, ये तो इसकी विशेषताएं हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स अपन
कर नियोजन की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? यानी कर कंसेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो कर नियोजन की सामान्य अवधारणा यह है कि सरकार की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि कर नियोजन के बारे में बात करें, सरकार के पास में जो भी रेवेन्यू होता है, जो भी पैसा होता है, वो टैक्स से प्राप्त होता है। सरकार जो भी प्रोजेक्ट चलाती है, जो भी जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करना हो, रोड बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, पुल बनाना हो, एक्सेट्रा, जो भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करवाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी आधारभूत कार्य करवाए जाते हैं, अब सरकार के पास में जो फंडिंग होता है वो एक तरीके से टैक्स के रूप में मोस्टली उसको पैसा प्राप्त होता है। यानी खुद के जो रिसोर्सेज होते हैं या उसके जो भी इनकम का सोर्सेज होता है वो सबसे ज़्यादा टैक्स का ही होता है। तो टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा मिलता है और जन कल्याण के लिए सरकार कार्य करती है। तो कर नियोजन यानी कर नियोजन की सामान्य अवधारणा यह है कि सरकार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, रोल होता है। विकासशील देशों में सरकार ऐसे सभी प्रकार के प्रयास करती है। जैसा कि आप सभी पता है कि भारत देश विकासशील देश है और विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत के लिए बहुत कर का बहुत ही जबरदस्त महत्व होता है। जिससे देश में स्वास्थ्य है, यानी जो भी मेडिकल एजुकेशन है, इंडस्ट्री आदि का विकास हो सकेगा। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामान्य जनता की भागीदारी भी हो। सरकार द्वारा इस हेतु अनेक प्रकार के प्रोत्साहन में बचत के प्रलोभन के साथ दिए जाते हैं। इस प्रकार से यदि एक व्यक्ति अपना कर दायित्व कम करने के लिए किसी विकल्प का चयन करता है तो ये सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु बनाई गई योजना का भाग होता है। दूसरी तरफ बात करें तो कर नियोजन की दूसरी अवधारणा वैधानिक दृष्टिकोण के संबंध में है, जो ये बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर दायित्व कम करना चाहता है। स्वाभाविक है, वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कम से कम टैक्स लगे, सरकार को कम से कम पे करना पड़े, उसकी जो भी सेविंग है सेविंग में वृद्धि हो। करदाता अपना कर दायित्व कम करने के साथ सभी उचित अनुचित विकल्पों का प्रयोग करता है। यानी वो लीगली भी करता है, इलीगल भी विकल्प का प्रयोग करता है। अगर वो लीगल करता है तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इलीगल रूप से टैक्स चोरी करता है, सरकार के द्वारा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। तो यदि ऐसे समय में करदाता को यह याद हो कि वह वैधानिक नियमों का अनुपालन करते हुए तथा नैतिक रूप से सुदृढ़ रहते हुए कर बचा सकता है, तो निश्चित रूप से वह उन विकल्पों का प्रयोग करेगा जिससे कानून का उल्लंघन भी न हो। यदि ऐसे विकल्प करदाता के सामने उपलब्ध नहीं हो तो तब वह कर बचाने के लिए कर चोरी करेगा। तो उसके पास में विकल्प होने चाहिए और उसे कर सलाहकार से सलाह भी लेनी चाहिए। ठीक है, अब कर नियोजन के टाइप्स बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में। अब इसमें 4 प्रकार के आपके टैक्स प्लानिंग है। एक तो है अल्पकालीन कर नियोजन है, दूसरा आपका दीर्घकालीन कर नियोजन है, तीसरा स्वीकृत कर नियोजन है और लास्ट में आपका उद्देश्यपूर्ण कर नियोजन है। अब इनकी 1 बाय 1 बात करेंगे डिटेल से। देखते हैं इसको। पहले फर्स्टली बात करेंगे अल्पकालीन कर नियोजन की एंड शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। अल्पकालीन कर नियोजन क्या होता है पहले देखते हैं। यदि भविष्य में कर अधिनियम में परिवर्तन अथवा करदाता की आय में परिवर्तन की संभावना हो तो करदाता के लिए अल्पकालीन कर नियोजन करना श्रेष्ठ होता है। अगर इन फ्यूचर में अधिनियम में या इनकम टैक्स एक्ट में या कॉर्पोरेट टैक्स एक्ट में किसी प्रकार की अगर करदाता की आय में परिवर्तन की संभावना हो तो करदाता के लिए अल्पकालीन कर नियोजन सबसे बेस्ट होता है। जैसे यदि करदाता धारा 80C में विनियोजन द्वारा कर नियोजन करना चाहता है तो सार्वजनिक भविष्य निधि का चयन करके विभिन्न वर्षों में आवश्यकता अनुसार कम या अधिक राशि जमा करके कर नियोजन कर सकता है। एक विधि ये हो गई। दूसरी दीर्घकालीन कर नियोजन के बारे में बात करें तो इस प्रकार के कर नियोजन में करदाता न केवल एक वर्ष के लिए कर दायित्व को कम करने का विचार करता है वरन अनेक आगामी वर्षों में कर दायित्व को कम कर सकता है। यानी वो केवल एक वर्ष के लिए नहीं करता है, आगामी वर्षों के लिए भी कर नियोजन को कम करने का सोचता है। जैसे धारा 80C में विनियोग द्वारा लाभ लेने के उद्देश्य से वह जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करेगा तब प्रतिवर्ष प्रीमियम की स्थायी राशि का भी भुगतान करेगा, जिससे उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि सरकार इसमें छूट देती है। अब जब आपका इनकम टैक्स वाला चैप्टर आएगा तो उसमें कौन कौन सी डिडक्शन है, सैलरीज है, इनकम से सैलरी से कौन कौन सी छूटें मिलती है उनके बारे में इनकम टैक्स एक्ट में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में बात कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स में मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा सब चीजें, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है स्वीकृत कर नियोजन। स्वीकृत कर नियोजन के बारे में बात करें यानी एक्सेप्ट टैक्स प्लानिंग है। तो कर नियोजन का आशय है कर नियोजन की उन विधियों का चयन करना है जो कि अधिक प्रचलित है, जो अभी लेटेस्ट सबसे ज्यादा मोस्टली मार्केट में प्रचलित है। यह कर नियोजन का वह विकल्प या ऑप्शन है जो सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे धारा 80 में वर्णित कटौतियां प्राप्त करना, हानियों की पूर्ति द्वारा कर नियोजन करना, पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में नया उद्योग स्थापित करना, इसके अलावा कृषि भूमि क्रय करना तो इसमें गवर्नमेंट द्वारा छूट दी जाती है। यानी हानियों की पूर्ति द्वारा कर नियोजन करेंगे गवर्नमेंट द्वारा छूट मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में अगर कोई उद्योग लगाएंगे तो सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। कृषि भूमि क्रय की जाती है तो उसमें कृषि भूमि एक तरीके से टैक्स फ्री रहती है। कृषि क्योंकि कृषि आयकर मुक्त होती है, उसमें कुछ कंडीशन होती है चाय की और कॉफी की, उसमें जब चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे।
नए मकान को क्रय करने के लिए अन्य अपने कोषों का प्रयोग न करके किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बैंक से ऋण लेना, तो इस प्रकार से आपको टैक्स में रिबेट मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण कर नियोजन है। कौन कौन सा है? ऑब्जेक्टिव टैक्स प्लानिंग है। जब करदाता किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर नियोजन करता है तो यह उद्देश्यपूर्ण कर नियोजन कहलाता है। यानी विशेष उद्देश्य के लिए जो टैक्स प्लानिंग करता है उसको, जैसे नाम से प्रतीत है, उसको उद्देश्यपूर्ण कर नियोजन कहा जाता है। जैसे इस प्रकार से कर नियोजन करना कि धारा 60 से लेकर 60 से लेकर 65 में, अब इनकम टैक्स से 1961 की धारा है और 2025 में धाराएं चेंज हो चुकी है। हालांकि मैं आपको कुछ धाराएं पढ़ा चुका हूँ, और जब इनकम टैक्स वाला आपका पोर्शन स्टार्ट करेंगे उसमें डिटेल से धाराओं के बारे में बात कर लेंगे। धारा 60 से लेकर 65 में वर्णित मानी गई आय के प्रावधान लागू न हो, अतः इस प्रकार के कर नियोजन प्राय दीर्घकालीन कर नियोजन होते हैं। ठीक है, तो ये तो टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में बात हो चुकी है। इन आपके 4 प्रकार की टैक्स प्लानिंग होती है। एक तो होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है एसेप्ट टैक्स प्लानिंग है, और एक होती है ऑब्जेक्टिव टैक्स प्लानिंग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कर नियोजन का महत्व क्या है। अब कर नियोजन का महत्व बात करें, यहाँ पे क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है। तो करदाताओं के लिए बात करें तो करदाता आयकर अधिनियम में वर्णित अनेक प्रकार की कटौतियां, छूटों, राहत का लाभ प्राप्त करता है और अपना दायित्व कम कर देता है। इसके अलावा कर नियोजन के विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करके करदाता को अनिवार्य रूप से कुछ राशि विनियोग करनी होती है। यानी एक तरह से वो अगर उसको टैक्स का लाभ लेना है तो एक राशि, कुछ राशि उसको पीएफ में या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनमें उनमें उसको इन्वेस्टेड करनी होगी, ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू प्राप्त हो और उसको टैक्स का लाभ भी मिल सके। इसके अलावा कर बचानी है तो अनिवार्य रूप से विनियोग करने के कारण करदाता को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो भविष्य में उसको आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। ये तो हो गया करदाताओं के लिए महत्व। किसके लिए हो गया? टैक्स पेयर के लिए इंपोर्टेंस हो गई। फिर सरकार के लिए महत्व के बारे में बात करें तो सरकार को अपनी योजनाओं के लिए कम ब्याज दर पर अधिक धनराशि प्राप्त हो जाती है। यानी सरकार को जो जो भी उसकी प्लानिंग्स होती है, जो भी योजनाएं होती है, तो कम ब्याज दर पर उसको अधिक धनराशि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जनता टैक्स की छूट लेने के हेतु इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो सरकार को पैसा भी प्राप्त हो जाता है और जो करदाता है उनको टैक्स में छूट भी मिल जाती है। सरकार आय में से कर के रूप में कुछ भाग रोककर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकती है। फिर कुछ भाग और आय में से जो भी भाग है उसमें से कुछ रोक लिया जाता है, और जो भी महंगाई है यानी इन्फ्लेशन को कम करने का कार्य भी करती है। सरकार के द्वारा मशीनों पर अतिरिक्त हाथ की कटौती, यानी जो भी मशीनरी होती है उन पर जो डेप्रिसिएशन की कटौती है। कंपनी द्वारा नए उद्योग लगाने पर दिया जाने वाला विनियोग भत्ता है, और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर कर में कटौती देकर कंपनियों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे संतुलित विकास भी यहाँ पे हो जाता है। सरकार के लिए सबसे बड़ा ये महत्व हो गया। लास्ट में बात करते हैं, करदाता के लिए बात हो चुकी है और सरकार के लिए बात हो चुकी है। अब सोसाइटी एंड समाज के लिए क्या फायदा होता है टैक्स प्लानिंग का। तो कर नियोजन हेतु व्यापारी वर्ग नई मशीनों का क्रय करके नए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते हैं, जिससे समाज में रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। अब स्वाभाविक है टैक्स प्लानिंग होगी तो जो व्यापारी वर्ग है नई मशीनों का क्रय करते हैं और जो पिछड़े क्षेत्र है वहाँ पर उद्योग स्थापित करते हैं, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी दूर होती है। इसके अलावा मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण से महंगाई में कमी आती है, यानी महंगाई कंट्रोल होती है, जिससे वह कम मूल्य पर वस्तुएं जनसाधारण को उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा आयकर प्रावधानों में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की कटौतियां प्राप्त होती है, जिससे समाज को नए उत्पाद एवं नई तकनीक उपलब्ध यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिक अपन देख चुके हैं। अब आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है चैप्टर का। पहले बेसिक देखा था टैक्स प्लानिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, सरकार को क्या लाभ होता है, करदाताओं को क्या लाभ होता है, और इसके अलावा समाज को क्या लाभ होता है, उसके बारे में बात हो चुकी है। अब बात करेंगे, यानी आपका जो मेन फोकस रहेगा निगमीय कर प्लानिंग के ऊपर, किसमें? कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। अब कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है जो भी कंपनीज होती है जिनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व जो भी अधिनियम था, यानी पहले से गुरुजी सपन अधिनियम के तहत जिन कंपनी की स्थापना की जाती है, तो उनको एक निश्चित तरह से टैक्स देना होता है अपने रेवेन्यू पर। तो निगमीय कर किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न एक भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, या 2 भी आ सकते हैं, तो आपको तैयारी पूरी रखनी है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करते हैं पहले। तो कंपनियों की आय पर लगने वाला क्या है, यानी कंपनियों की आय पर लगने वाला आयकर, यानी कंपनियों की आय पर जो टैक्स लगा, यानी व्यक्तियों की आय पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं, जबकि कंपनियों की आय पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? निगम कर। आपको विशेष ध्यान रखना क्या उसको क्या कहा जाता है? निगम कर, यानी कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कंपनियों की आय पर जैसे कोई शेयर होल्डर है, उसको उन्होंने पैसा लगाया मार्केट में कंपनियों में, फिर जो भी कंपनी व्यापार करती है, व्यापार पे जो भी उसको प्रॉफिट होता है, जो रेवेन्यू होता है, तो उस पर टैक्स लगता है, वो एक तरीके से निगम कर कहलाता है। क्या कहलाता है? निगम कर कहलाता है।
तो लगने वाला आयकर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर कहलाता है। निगमीय कर नियोजन से आशय आयकर विधान में दी गई कटौती है, यानी जो भी आयकर विधान में जो भी कटौतियां दी जाती है, छूट दी जाती है, राहत दी जाती है, कर अवकाश आदि का लाभ लेते हुए निगम कर दायित्व को कम करने से होता है। यानी जो भी सरकार द्वारा छूट दी गई है, जो कौन सी कटौतियां हैं, कौन सी रिलीफ है, एक्सेट्रा जो भी है, उनको माइनस करने के बाद में माइनस करने की जो प्रोसेस की जाती है उसी को एक तरीके से निगमीय कर नियोजन कहा जाता है। अब कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए निम्न निगम कर की दरें निम्न है। अगर इसमें चेंजिंग होगा तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला पड़ेगा, उसमें देख लेंगे। ठीक है। अगर घरेलू कंपनी यदि यानी घरेलू कंपनी यदि कुल आवर्त उसका 250 करोड़ रुपए से कम है, कितना 250 करोड़ से, अगर उसका टर्न ओवर घरेलू डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो 25%, और यदि 250 करोड़ से अधिक है तो उसको 30% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। यह विशेष ध्यान रखना आपको राशि, अगर डोमेस्टिक कंपनी है, भारतीय कंपनी है, अगर उसका टर्नओवर, यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ टर्नओवर की बात हो रही है, अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो 25% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा, और अगर 250 करोड़ से अधिक उसका टर्नओवर है तो उसे 30% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स देना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा अधिभार सेस लगेगा। सेस क्या लगेगा? यदि कर योग्य आय में 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम है, यानी 1 करोड़ से अधिक है और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के मध्य है तो कर का 7%, और यदि कर योग्य आय 10 करोड़ से अधिक है तो कर का 12% अधिभार यहाँ पे क्या लगेगा? सेस अलग से वो देना होगा। अब इसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कुछ संशोधन किया गया है, वो देख लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना अगर 19-20 के हिसाब से देखें। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के बारे में बात करें तो रॉयल्टी है, फीस है, तकनीकी शुल्क की आय पर 50% और अन्य आय पर 40% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अधिभार यानी सेस के बारे में बात करें तो यदि कर योग्य आय 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के मध्य है तो कर का 2%, और यदि कर योग्य आय 10 करोड़ से अधिक है तो यहाँ पे 4% सेस लगेगा। यानी इस टैक्स के अलावा 4% इनको अलग से और पे करना होगा। जिनका कार्य शिक्षा पर खर्च किया जाता है, मेडिकल या स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है सेस के रूप में, उसको खर्च किया जाता है। अब निगमीय कर नियोजन की तकनीक से देखते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। निगमीय कर नियोजन की तकनीकें देखते हैं, टेक्निक्स देखते हैं, या निगमीय कर नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के संचालकों का पारिश्रमिक क्या है, एंड जो उनका रेम्युनरेशन होता है, पारिश्रमिक बिना किसी सीमा के व्यय के रूप में स्वीकृत होता है। यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर्स चाहे अपनी साधारण सभा में किसी भी सीमा तक अपना पारिश्रमिक निर्धारित कर सकते हैं डायरेक्टर्स का, जबकि साझेदारों का पारिश्रमिक एक सीमा तक ही स्वीकृत होता है। यानी इसमें रूल होता है, इस पारिश्रमिक निश्चित सीमा तक ही स्वीकृत होगा। कंपनी के लिए धारा 64 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, या इन धारा 64 के जो प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में, वो इसमें लागू नहीं होंगे। कंपनी कर्मचारियों के लिए परिवार नियोजन हेतु व्यय करके धारा 36 में कटौती प्राप्त कर सकती है। इन परिवार नियोजन के रिगार्डिंग यहाँ पे धारा 36 में जो 1961 वाला अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट प्राप्त, कटौती प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा लाभांश एक अस्वीकृत व्यय होता है, लाभांश होता है एक तरह से अस्वीकृत व्यय होता है। जबकि ऋण पत्रों पर, यानी अस्वीकृत का मतलब यह है कोई जरूरी नहीं है कि ये हर साल आपको देना हो, अगर कंपनी में पर्याप्त लाभ तभी आप लाभांश की घोषणा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज एक तरह स्वीकृत होता है, पहले से डिसाइडेड होता है, आपको ब्याज निश्चित रूप से देना होगा चाहे कंपनी में लाभ हो या नहीं हो। ठीक है, तो ऋण पत्रों पर ब्याज देना अनिवार्य होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है, जबकि जो शेयर होते हैं उन पर एक तरह से लाभांश या डिविडेंड या गेन मिलता है। इस प्रकार कंपनी आवश्यक वित्त की व्यवस्था अंश निर्गमन करने के स्थान पर ऋण पत्रों को निर्गमन से कर सकती है। इसके अलावा अंश पूंजी निर्गमन के वे आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होते हैं। कंपनी इनको आरंभिक व्यय मानते हुए धारा 35D में 5 वर्षों के बराबर कटौती प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा एक कंपनी को जहां तक संभव हो लाभांश का नगद अर्थात चेक से वितरण न करके बोनस अंशों के रूप में वितरण करना चाहिए, ताकि जो राशि है वो एक तरह से बोनस अंशों के रूप में कंपनी को वापस प्राप्त हो जाए। इस प्रकार लाभांश बांटने पर कंपनी को वितरण किए गए लाभांश पर धारा 115 में कोई कर दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, या सरकार द्वारा इसमें छूट दी जाती है। लाभांश वितरण पर कर की दर 20.552% यहाँ पे होती है, किसमें? डिविडेंड पर। तो अगर होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करें, जैसे होल्डिंग कंपनी आप जानते हैं, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया आपको। सूत्रधारी कंपनी एवं उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के मध्य मुद्रा एवं संपत्तियों के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से धारा 56(2) में प्रावधान है कि सूत्रधारी एवं सहायक कंपनियों के मध्य ऐसे हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ पर पूंजीगत लाभ मानते हुए कर नहीं लगाया जा सकता। इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है किसमें? धारा 56(2) में। इसके अलावा कंपनी किसी योग्य कृषि कार्य में अगर संलग्न है, तो कृषि कार्य में जो कंपनियां संलग्न होती है तो उनमें कृषि में जो छूट प्राप्त होती है कृषि कार्य के रिगार्डिंग,
तो किसी कंपनी किसी योग्य कृषि कार्य में अगर संलग्न है होकर धारा 80 PA1 का लाभ उठा सकती है। अब इसमें इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, इसमें डिटेल से अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस धारा के अनुसार लाभों का 100% कटौती यहाँ पे प्राप्त कर सकती है, यानी 100% यहाँ पे कटौती छूट मिल जाती है। किसमें? अगर कोई कंपनी कृषि कार्य में संलग्न है तो। इसके अलावा कंपनियां संविलियन या कंपनियों का मर्जर होता है या अमालगमेशन होता है कि नीति को अपना कर भी कर नियोजन यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा इसमें से छूट दे रखी है। जो कंपनियां मर्ज होती है, अमालगमेशन करती है, तो उनके द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में इनको काफी छूट दी जाती है। ठीक है। अब अब ये निगम कर नियोजन देख चुके हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग देख चुके हैं। अब बात करते हैं टैक्स मैनेजमेंट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे। टैक्स मैनेजमेंट देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कर प्रबंधन। तो कर प्रबंधन का पहले अर्थ देखते हैं। तो कर प्रबंधन तथा कर नियोजन को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि बिना कर प्रबंधन के कर नियोजन संभव नहीं होता है। जब तक आप टैक्स मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका कर नियोजन संभव नहीं होगा। जहाँ एक और कर नियोजन द्वारा एक करदाता अपने कर दायित्व को न्यूनतम करने का नियोजन करता है, वही दूसरी ओर कर प्रबंधन उक्त नियोजन को सफल बनाने का माध्यम होता है। ठीक है, ये दोनों अपने आप एक तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कर प्रबंधन से आज देखते हैं यहाँ पे। तो कर प्रावधानों का विस्तृत एवं गहन अध्ययन करके, किसका? यानी कर प्रावधानों का जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो भी इनकम टैक्स का रूल्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स का होता है, तो कर प्रावधानों का विस्तृत एवं गहन अध्ययन करके जो वित्तीय फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, तो वित्तीय क्रियाओं का ऐसा समुचित एवं समय अनुकूल प्रबंधन करने से है जिससे कर अधिनियम में प्रदत्त विभिन्न छूटों, कटौतियों एवं प्रेरणाओं का पूर्ण लाभ उठाने की समस्त वैधानिक शर्तें या औपचारिकताएं पूरी हो सके एवं विभिन्न सजाओं या दंडों आदि से बचाव हो सके। यानी कि कहने का तात्पर्य है, कर मैनेजमेंट या कर टैक्स का मतलब यह है कि सरकार द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन, जो भी धाराएं, जो प्रावधान बनाए गए हैं, तो उन प्रावधानों का पालन एज पर रूल्स करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में किसी प्रकार से कोई समस्या क्रिएट नहीं हो, किसी प्रकार से अर्थ जुर्माना या पेनल्टीज नहीं लगाई जाए। वो एक तरीके से टैक्स मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक कर प्रबंधन की सार्थकता के बारे में बात करें यहाँ पे, यानी इसकी सार्थकता क्या है, इसका औचित्य क्या है। सॉरी, जैसे देखेंगे कर प्रबंधन की सार्थकता। कर प्रबंधन की सार्थकता, तो कर प्रबंधन के बिना कर नियोजन संभव नहीं होता है। अतः कर प्रबंधन निम्न मुद्दों को अपनों में निहित करता है, यानी इसमें शामिल करता है। तो कानून का वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन इसके माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा निर्धारित प्रपत्र या प्रारूप के खातों का रखरखाव किया जाता है। समस्त छूट, रियायतों, कटौतियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा करों में विभिन्न छूटों का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए जाना जरूरी होता है। विभागीय आदेश की समीक्षा की जाती है। यदि आवश्यक हो तो गलती और सुधार तथा मामले को निपटाने और संशोधन के लिए आवेदन किया जाता है, किसमें कर प्रबंधन की सार्थकता इस कारण से उपयोगी होती है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए, क्या है, यानी कर नियोजन तथा कर प्रबंधन में अंतर देखते हैं। यानी कर टैक्स प्लानिंग क्या होता है और कर प्रबंधन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, इस पर प्रश्न आएगा आपका, टैक्स प्लानिंग क्या है और टैक्स मैनेजमेंट क्या है। फर्स्टली देखेंगे कर नियोजन, फिर देखेंगे कर प्रबंधन। तो कर नियोजन एक तरह से भावी प्रक्रिया होती है, यानी एक इन फ्यूचर की प्रोसेस होती है, जबकि कर प्रबंधन भूत, वर्तमान एवं भावी तीनों प्रकार की प्रक्रियाएं वर्तमान से संबंधित होती है और फ्यूचर से भी होती है और पास्ट से भी संबंधित रहती है। कौन संबंधित रहती है? टैक्स मैनेजमेंट। कर नियोजन के बारे में बात करें फिर आगे, तो कर नियोजन एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य एक करदाता के कर दायित्व को न्यूनतम करना है। यानी कर नियोजन की एक तरह से वैधानिक प्रक्रिया का मतलब है कि एज पर रूल्स, जो भी गवर्नमेंट द्वारा छूट है, जो रिलीफ है, जो डिडक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको लीगली कार्य करना है और जो करदाता है उसको न्यूनतम टैक्स से लायबिलिटी उसकी न्यूनतम रहे, इस प्रकार से कार्य करना ही कर नियोजन कहलाता है। जबकि टैक्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो कर प्रबंधन टैक्स मैनेजमेंट एक वैधानिक प्रोसेस है जिसका उद्देश्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का परिपालन करते हुए कर नियोजन को सफल बनाने में सहायता पहुंचाना है। यानी जो भी अधिनियम बनाया गया है तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स है, उनका जो प्रोविजंस है, उनकी कंप्लायंस का अनुपालन करते हुए कर नियोजन को सफल बनाने के का जो कार्य किया जाता है वो एक तरीके से टैक्स मैनेजमेंट कहलाता है। और टैक्स प्लानिंग में देखें इधर,
तो प्रभावी कर नियोजन एवं कर दायित्व को न्यूनतम रखता है, यानी इसका मुख्य जो कार्य होता है प्रभावी कर नियोजन होता है और कर दायित्व को न्यूनतम रखने का कार्य करता है। जबकि टैक्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो प्रभावी कर प्रबंधन अर्थदंड एवं सजा से बचाता है, यानी कर प्रबंधन है क्योंकि पहले से प्लानिंग की जाती है। तो प्रभावी कर प्रबंधन होता है जिसमें अगर कोई गलती से कोई आपने टैक्स का पे नहीं किया है, गलती से छूट ले ली है, तो उसमें जो भी आपको अर्थदंड लगेगा, पेनल्टी लगेगी, सजा होगी, तो उसे बचाने का कार्य करता है। वह कर दायित्व को न्यूनतम करने हेतु ये आधार भी एक तरह से प्रदान करता है। और कर नियोजन के बारे में बात करें एंड टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करें तो एक तरीके से वैकल्पिक होता है, यानी ऑप्शनल है एक तरीके से। और टैक्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें, टैक्स मैनेजमेंट प्रत्येक करदाता के लिए आवश्यक होता है, यानी एक तरह से आपका ये कंपलसरी होता है। ध्यान रखना है, टैक्स मैनेजमेंट तो आपका कंपलसरी है और जबकि टैक्स प्लानिंग है एक तरह से वैकल्पिक है। क्या है? वैकल्पिक है। नेक्स्ट कर नियोजन एक विस्तृत प्रक्रिया होती है, यानी कर नियोजन की जो प्रोसेस होती है वो एक तरह से लार्ज स्केल पर अपनाई जाती है, यानी विस्तृत प्रक्रिया होती है। जबकि जो कर प्रबंधन का क्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है, इसमें कर नियोजन सम्मिलित नहीं होता है। ध्यान रखना है, यानी कर नियोजन यानी टैक्स मैनेजमेंट के अंतर्गत कर नियोजन शामिल नहीं होता है, जबकि टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत टैक्स मैनेजमेंट शामिल होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है, कर नियोजन एक विस्तृत प्रक्रिया है और जो टैक्स मैनेजमेंट है वो इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसमें कर नियोजन सम्मिलित नहीं होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक रखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब नेक्स्ट चैप्टर में तो इस वीडियो के माध्यम से अपन ने सबसे पहले बात की थी निगम कर नियोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान है, जिसमें से ये टॉपिक पढ़ेंगे कर नियोजन, निगम कर नियोजन, कर प्रबंधन, कर चोरी, कर बचाव, विशिष्ट व्यवसाय में कर विचरण, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण कीमत क्या होती है। पहले अपने अध्ययन किया कर नियोजन क्या होता है, कर नियोजन की विशेषताएं क्या होती है, फिर कर नियोजन की अवधारणा क्या है, फिर उसके बाद में अपने बात की कर नियोजन के टाइप्स देखे थे, 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं, जिसमें टाइप्स के बारे में बात की तो अपने देखा था शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्वीकृत और उद्देश्यपूर्ण। फिर कर नियोजन का महत्व देखा था, करदाताओं के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए। निगमीय कर नियोजन के बारे में बात की, निगमीय कर नियोजन क्या होता है, निगमीय कर नियोजन की नियुक्ता की निगमीय कर नियोजन की जो टेक्निक्स होती है उनके बारे में बात की थी। उसके बाद में फिर टैक्स मैनेजमेंट के बारे में अपन ने बात की है, फिर कर प्रबंधन की सार्थकता के बारे में बात की थी और इसके बाद में कर नियोजन तथा कर प्रबंधन में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में अपन ने बात की है। अब नेक्स्ट क्लास आ गया आपको कर चोरी के बारे, कर चोरी से स्टार्ट करेंगे, यानी टैक्स इवेशन क्या होता है, इसके बचाव की विधियाँ क्या है, किस प्रकार से टैक्स चोरी किया जाता है, फिर इसमें कर बचाव में अपहुंचन में क्या क्या असमानताएं होती है, विशिष्ट व्यवसायिक स्थितियों का विचरण, कर विचरण क्या होता है, निर्माण अथवा क्रय करने की दशा में स्वयं मतलब पट्टे के संबंध में जो टैक्स लायबिलिटी बनी कैसे बनेगी। ठीक है, जब आपका चैप्टर आएगा उसमें इनकी डिटेल से बात कर लेंगे, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल है। अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।